हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाएंगे क्लास के साथ ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। फंडामेंटल राइट्स जो आपका टॉपिक चल रहा है उसको हम आगे ले जा सकें। जल्दी सभी लोग लाइव आएंगे और कमेंट्स करना स्टार्ट करेंगे ताकि मुझे पता चले कि यस बच्चे क्लास में आ चुके हैं। पीयूष गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून रमेश, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आनंद, संगम, अजय, मंजीत, गुंजन, सतीश, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अब हम लोग अपनी क्लास को। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपका टॉपिक चल रहा है। इसको मैं धीरे क्यों पढ़ा रही हूं? क्योंकि यहां से नंबर ऑफ वेटेज क्वेश्चंस का बहुत रहता है। आपके आर्टिकल से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए बच्चों। और आपका जो क्लास चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि क्लास चल रहा है मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकार ये टॉपिक चल रहा है। और बच्चों कल मैंने आपको आर्टिकल 18 तक पढ़ा दिया था, है ना। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल 19। क्या पढ़ाने वाली हूँ आज मैं आपको? आर्टिकल 19 में आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल 19, जिसमें क्या दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। और अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए जो शब्द यूज होगा वो है फ्रीडम। मैंने जब प्रीएम्बल बच्चा आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लिबर्टी जो होती है वो 5 तरह की होती है और जो स्वतंत्रताएं होती हैं वो आपके 6 तरह की होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि मूल संविधान में कितनी थी ये स्वतंत्रताएं, मूल संविधान में, या हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फ्रीडम्स थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम्स की, ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी? तब मैम 7 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बच्चों? 7। यहां इतना बता के मैंने क्लास को एंड किया था। यानी कि आज मुझे आपको बताना है कि ये जो स्वतंत्रताएं हैं 6, वो कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लिखना है आर्टिकल 19 के 1 का ए। ठीक है, स्मॉल ए लिखेंगे, कैपिटल ए नहीं लिखेंगे। क्यों 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 लिखेंगे मैम? क्योंकि बेटा ये आपका संविधान में पहले से ही है, इसको जोड़ा नहीं गया है, ये पहले से मौजूद है संविधान में। हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल्स संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं उनमें कैपिटल ए लगता है, और जहां स्मॉल ए होता है वहां पर आपका मतलब कि वो 26 जनवरी 1950 को संविधान में शामिल था। ठीक है, तो ये कह रहा है, पहला क्या कह रहा है? कह रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब ये आर्टिकल कह रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति से अपनी बातों को बोल सकते हैं, आपको उन्हें एक्सप्रेस करने का अधिकार है। अब वो एक्सप्रेशन आप लिख कर दें, बोल कर दें, या इशारों के थ्रू, जैसे कहते हैं ना इशारों इशारों में बातें हो जाना। तो ये आपका कौन सा आर्टिकल दे रहा है? 19 के 1 का ए दे रहा है। अब ये जो 19 के 1 का ए है बच्चा, इसमें और क्या क्या शामिल होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, फहराने का अधिकार, राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग, राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग,
ये आपका आर्टिकल 19 के 1 के ए में ही मिलता है। दूसरा इसमें और क्या, जैसे एग्जाम्पल दे लेगा, वो सीधा नहीं पूछेगा, वो क्या पूछ लेगा, वो पूछेगा कि ये बताओ कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है। तो हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम तो सिर्फ इतना पढ़ के निकल गए कि बोलने का अधिकार हमें 19 के 1 के ए में दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अधिकार हैं जो 19 के 1 के ए में शामिल हैं। और क्या है, तो आप कहेंगे जानने का अधिकार, जानने का अधिकार इसी में दिया गया है, यानी कि राइट टू नो, राइट टू नो, जानने का अधिकार इसी में शामिल है कि अगर हम सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो यह आर्टिकल हमें अधिकार देता है कि हम जान सकते हैं। तो यह आर्टिकल 19 के 1 के ए में ही है। फिर कह रहा है वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता कह रहा है, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, राइट टू, ठीक है, क्या कह रहे हैं, वाणिज्यिक भाषण मतलब विज्ञान, जो आपके विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो उसका अधिकार आपको दे रहा है यहां पे आर्टिकल राइट, वो फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल स्पीच ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल स्पीच ये क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। इसका मतलब है कि जो एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, जैसे पेप्सी, कोक, उनके एडवर्टाइजमेंट, मैगी के एडवर्टाइजमेंट, फेयर एंड लवली लगाओ और गोरे बन जाओ, उसका एडवर्टाइजमेंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तुम मत लगाना, ठीक है, कोई गोरा काला नहीं होता क्रीम लगाने से, ये सिर्फ क्या है आपको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये भी किस में आएगा, इसी में। अगर आज आपसे कोई पूछने लगे कि ये बताओ एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं ये लोग, इसका अधिकार कहां पर है, तो 19 के 1 के ए में है बच्चा, ठीक है। आगे आपको और इसमें क्या दिया गया है, और इसमें दिया गया है राइट टू कीप साइलेंट, राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने का अधिकार यहां पे दिया गया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो बच्चों ने, ये मुझे पता था कि आप जरूर मुझे ये चीज बोलेंगे कि मैम आप लगाती होंगी, क्योंकि आप जो हैं गोरी हैं तो आप लगाती होंगी। बेटा आप अगर साइंस पढ़ते होंगे तो मेलानिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेलानिन ही आपके बॉडी में कम और उसकी मात्रा कम होने पर या ज्यादा होने पर गोरे और काले रंग का निर्धारण करता है। क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब अधिकार कहां पे हैं, आज से ध्यान रखेंगे, तो मैम 19 के 1 के ए में है। यानी ये अधिकार कह रहा है कि आप अपनी बातों को कह सकते हैं, कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल, 19 के 1 का ए, और इसमें ये सब भी शामिल किया जाता है। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 19 के 1 के बी पर, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है सम्मेलन की स्वतंत्रता, हम ऐसे लिख सकते हैं शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण यानी कि पीसेबली, शांतिपूर्ण एवं निरायुध, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यह आपको ध्यान रखना है कि आप कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, आप इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन पीसफुली तरीके से और विदाउट वेपन्स, हथियारों के बिना,
शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो टू असेंबल कॉन्फ्रेंस विदाउट आर्म्स एंड पीसेबली, क्या लिखेंगे? टू असेंबल कॉन्फ्रेंस विदाउट आर्म्स एंड पीसेबली, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बातों को रखने के लिए सम्मेलन कर सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 19 के 1 का जो सी है वो क्या कह रहा है? 19 के 1 का सी ये कह रहा है कि आप संघ यानी कि यूनियन, संघ, यूनियन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संघ, संगठन एवं सहकारी समितियों की स्थापना का अधिकार। सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव कमेटी भी लिख सकते हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना। तो ये कह रहा है आर्टिकल कि आप यूनियन जैसे कि लेबर यूनियन किस आर्टिकल के तहत बनती है? किस आर्टिकल के तहत बनती है? तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा एक लड़का पूछ रहा है, देवेंद्र नाम है इनका, कि मैम किसी लड़की से अपने दिल की बात कहने पर क्या हमें आर्टिकल 19 का अधिकार देता है? हाँ, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, अधिकार है आपको। लेकिन लड़की क्या एक्शन रिएक्शन करेगी वो अधिकार आपको नहीं है, है ना? अधिकार है, बोलो। अब बोलने के बाद पिटोगे या नहीं पिटोगे ये भी डिसाइड कर लेना। चलो इसको इंग्लिश में लिख देती हूं, टू असेंबल peaceably and without arms, and without arms। बेटा अगर पिटोगे तो मत बोलना कि मैम आपने अवेयर नहीं किया था, क्योंकि बोलने का अधिकार तो है, लेकिन तब तक जब तक तुम ऐसा काम ना करो कि तुम्हारी पिटाई पड़े। जैसे जब तुम घर में भी ज्यादा बोलते हो तो तुम्हारी मम्मी के बेलन, चिमटे, चप्पल सब पड़ते हैं तुम पे, ठीक है? सब आप पे पड़ते हैं ना? जो हाथ में आता है, झाड़ू हो, चप्पल हो, है ना? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपका बोलना अधिकार है तो दूसरे का रिएक्ट करना भी अधिकार है। ठीक है? तो संघ, संगठन एवं सहकारी समितियों की स्थापना बच्चों कहां पर दी गई है? चुप रहने के अधिकार से तात्पर्य है बेटा कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं बोलूं, तो आप मुझे बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आइए आगे देखिए। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है 19 के 1 का सी। उसके बाद आगे देखना है, यहां पे नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19 के 1 का डी, जिसमें बोला गया है भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता यानी कि राइट टू मूव, क्या लिख सकते हैं? राइट टू मूव। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो घूमने या जो भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है वो कहां पे दी गई है? भारतीय क्षेत्र की सीमा के अंदर, भारतीय क्षेत्र की सीमा के अंदर। अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा भारत देश है, और बच्चों इस भारत देश के अंदर के जो राज्य हैं, जो यूटीज हैं, इनमें आप जा सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो घूमने, लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना है, ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना है जहां पर आपको जाने से मना किया गया हो। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आर्टिकल 19 के 1 का ई,
इसमें लिखा है निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, राइट टू रेजिडेंस, राइट टू रेजिडेंस, निवास की स्वतंत्रता। और बेटा ये बात यहां पर भी इंप्लीमेंट होती है, इसी में, इसमें भी ये इंप्लीमेंट होती है कि भारतीय क्षेत्र के अंदर चाहे आपके निवास की बात हो चाहे घूमने की बात हो, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही बातें भारत के अंदर की बात हो रही है, कि भारत में आप कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन उन जगहों को छोड़कर जहां पर जाना मना है। ठीक है, जैसे आप दिल्ली से यूपी में रह सकते हैं, यूपी का व्यक्ति दिल्ली में रह सकता है, बिहार का व्यक्ति दिल्ली में रह सकता है, घूमने आ सकता है, तो यहां पे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं और इनमें निवास भी बना सकते हैं, लेकिन उन जगहों को छोड़कर जहां पर जाना मना है। भारत के अंदर भी कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे आपको जाने की परमिशन नहीं होगी। ठीक, आगे देखिएगा। फिर आपको अगर कुछ बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो उनको जरूर याद होगा जो मैं अब लिखने जा रही हूं। फिर मैंने आपको इसी में बताया है एक आर्टिकल 19 के 1 का F, 19 के, एक मिनट, यहां 19 का 1 लिखना मैं भूल गई हूं, 1 का F, यहां पे 19 के 1 का, सॉरी यहां तो E आएगा, 19 के 1 का E, ये हो गया। फिर आएगा F। तो मैंने इसमें बताया था कि इसमें हुआ था संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, और बच्चों बता चुकी हूं कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया, इसे रिमूव कर दिया गया है, इसे बच्चों यहां से हटाया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि खत्म हो चुका है, तो ये वाला आपका खत्म हो गया। फिर है आपका आर्टिकल 19 के 1 का G, जो आपको कह रहा है व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है, कि आप कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कोई भी ट्रेड करना आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आप जो भी करने जा रहे हैं, जो भी व्यवसाय या व्यापार कर रहे हैं, उसको करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि योग्यता होनी चाहिए आपके पास में, किस चीज के लिए, कि मैम कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने के लिए। साथ साथ बेटा आपका जो व्यापार है उसके लिए सही जगह होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, आप कह रहे हो कि मैं हरिद्वार के गंगा घाट पे मीट शॉप खोलूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे जो धार्मिक लोग हैं वो आपको ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी धर्म जो है, उनकी जो आस्था है, उसको ठेस पहुंचा रहे हो आप। यह आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल जम्मू कश्मीर आप घूमने जा सकते हो राजकुमार, क्यों नहीं जा सकते? क्या लोग जाते नहीं हैं? जाते हैं घूमने, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर आपके टेररिस्ट अटैक होने की वजह से आपको रोका जा सकता है, क्योंकि उससे आपकी जान को खतरा है, और आपकी जान बचाना भी सरकार का ही कर्तव्य है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दारू बेच सकते हैं, बेचती है दारू, क्यों नहीं बेचती है दारू? उसका लाइसेंस लेना पड़ता है लेकिन आपको पहले। तो कोई भी काम आप जो करेंगे उसकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ अगर कुछ ऐसे, जैसे आपने बोला कि शराब बेच सकते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा।
क्लियर है? बिहार में शराब बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, क्योंकि बिहार में बैन है। जो चीज बैन है उसको कैसे कर सकते हो गुड्डू राज? ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल 19 में पहला बोल रहा है बोलने का अधिकार, दूसरा बोल रहा है सम्मेलन का अधिकार, तीसरा बोल रहा है संघ संगठन और सहकारी समिति बनाने का अधिकार, चौथा बोल रहा है घूमने का अधिकार, पांचवा बोल रहा है कि पांचवा बोल रहा है निवास का अधिकार, और छठा खत्म कर दिया, और सातवां ये वाला अब आपका छठा बन चुका है, ये आपका खत्म हो चुका है। तो मूल संविधान में बेटा, मूल संविधान में आपके 7 थे, लेकिन आज कितने हैं? आज जो है 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 कह रहा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कह रहा है आर्टिकल 20? कह रहा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है या आपको किसी केस में गिरफ्तार करके ले जाती है, हम ये बोलेंगे कि जब कोई मुजरिम जेल में होता है, उस पर जुर्म साबित हो जाता है, तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। करण अभी बताएंगे एजुकेशन किस आर्टिकल में है, परेशान मत होइए, पेशेंस रखिए, सारे अधिकार बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो दोष सिद्धि के संबंध में आपको क्या दे रहा है ये आर्टिकल? संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट इन कन्विक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट इन कन्विक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट इन कन्विक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, इसको थोड़ा ठीक करना, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस। तो ये कौन कौन से केसेस होते हैं? एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, फॉर ऑफेंसेस। अब देखो यहां पे कि आर्टिकल जो आपका 20 है, ये चीजों को डिफाइन कर रहा है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी इसमें, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। ये कह रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या समझ में आ रहा है कुछ? बेटा 24 घंटा इसमें नहीं आएगा सोनू कुमार, वो गिरफ्तारी की तरफ आएगा। जब हम आर्टिकल 22 पढ़ेंगे बेटा, वो उसमें आएगा 24 घंटा। तो प्रोटेक्शन, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो लॉ, ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उसको उसी के अनुसार सजा दो। जैसे मैं नहीं समझ आ रहा, पर मैं भी तो तुम्हें समझा के मानूंगी। एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति है, ये ए क्या है? एक व्यक्ति है, और बच्चों इस ए ने एक अपराध किया। अपराध जो किया था वो इसने किया 2014 में। कब करा था? 2014 में इसने एक क्राइम किया, एक अपराध किया, और इस क्राइम के लिए, इस अपराध के लिए उस टाइम पे जो पेनल्टी थी, जो सजा है 2014 में, वो है 5 वर्ष। कितनी है बच्चों? 5 वर्ष है।
लेकिन इस एक अपराध के लिए जो जजमेंट आया, यानी कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो निर्णय दिया, वो दिया है 2020 में। और ये पता चला कि इसके जजमेंट और इसके क्राइम के बीच में ये जो इसने अपराध किया था, ये जो अपराध इसने किया था जिसकी सजा 5 वर्ष थी, इस सजा के लिए, इस अपराध के लिए 2018 में सजा कर दी गई 7 वर्ष। तो ये आर्टिकल 21 का जो ए कह रहा है, या 20 का जो 1 कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया गलती तुम्हारी है अगर जजमेंट तुम लेट दे रहे हो। इसने तो 2014 में क्राइम किया था। अब ये जो सजा यहां पर बढ़ाई गई है इस अपराध की, वो 2018 में बढ़ी है ना, और 2020 में जजमेंट आ रहा है। तो जो इसको सजा मिलेगी, वो बेटा 2014 के अनुसार मिलेगी। किसके अनुसार मिलेगी? 2014 के, क्योंकि क्राइम उसने 2014 में किया था। आप बाद में जजमेंट दे रहे हो, यह आपकी जुडिशरी की गलती है, व्यक्ति की गलती नहीं है। ठीक है जी योगेंद्र जी, मैं चेक करूंगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने जिस समय क्राइम किया है, आपको उस व्यक्ति को उसी समय सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा करूं कि 2014 में, 1 मिनट रुक जाना, जरा दूसरा केस भी समझ लो। अगर मैं कहूं कि 2014 में ए ने क्राइम किया और इसकी सजा कितनी है? 5 वर्ष थी, ऊपर वाला ही लेंगे। और इसका जब अपराध क्या 5 वर्ष की सजा है, 5 वर्ष क्या है? सजा है। ठीक है, 5 वर्ष की क्या है बच्चों? सजा है। अब यहां पे क्या हुआ कि 2018 में सजा में कमी की गई, सजा में कमी, और कमी करके कर दिया गया 3 वर्ष। और बेटा निर्णय फिर से हम कह रहे हैं कि निर्णय आ रहा है 2020 में। तो मैम अब किसकी सजा मिलेगी? तो ये बच्चे बताएंगे मुझे कि बताओ, एक को अब सजा 3 साल की मिलेगी या 5 साल की सजा मिलेगी? पहले वाले केस में सिर्फ 5 साल की सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि बढ़ा है तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मैंने तो 2014 में अपराध किया था। लेकिन जो दूसरा केस है उसमें मुझे बताओ कि 5 साल की सजा मिलेगी या 3 साल की सजा मिलेगी? जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर देगा उसका नाम लूंगी मैं, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। समझाना जरूरी है क्योंकि ये सब बातें किताब में भी होती हैं, लेकिन समझना जरूरी है। सोनू कुमार आ रहे हैं बेटा, एक अपराध 5 साल जो बच्चे कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे सजा में क्या हो रही है? यहां पे सजा में कमी हो रही है। तो इसको 3 साल की सजा मिलेगी। ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे देश का कानून कहता है कि व्यक्ति को कम से कम सजा दो। यानी अगर सजा बढ़ेगी तो जब अपराध किया है उसके अनुसार सजा, लेकिन अगर सजा कम हो गई है तो फिर जो कम होगी उसके हिसाब से सजा। तो जो बच्चे 3 साल आंसर कर रहे हैं वो सारे बच्चे, और सॉरी बच्चों में नाम नहीं ले पाई क्योंकि कमेंट बहुत तेजी से भागा है, 3 साल की सजा मिलेगी क्योंकि कानून कहता है कि कम से कम सजा। यानी जब सजा में कमी होगी तो कम वाले के हिसाब से मिलेगी, लेकिन अगर सजा बढ़ेगी तो अपराध के हिसाब से सजा मिलेगी कि अपराध कब किया था। ठीक है, फिर अगला है, बहुत देर से एक बच्चा परेशान हो रहा है और बार बार इस कमेंट को मेंशन कर रहा है, और यह है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, ये कह रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी।
ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक बार ही सजा दे सकते हो एक क्राइम के लिए। ये कह रहा है कि मान लो ए ने अपराध किया, ए को आपने उस अपराध की सजा दे दी, तो उसी सेम अपराध की सजा नहीं दे सकते। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ए दोबारा से कुछ क्राइम करे, तो दोबारा जब क्राइम करेगा तब दोबारा सजा दोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने एक बार क्राइम किया है, ठीक है, एक बार क्राइम किया है तो आप क्या करो, उसने एक बार क्राइम किया तो एक ही बार सजा दो। और बेटा एक मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी, अंधा कानून। अंधा कानून एक मूवी है जिसमें आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन एक पुलिस वाला होता है और उसमें विलन का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है वो अमरीश पुरी। और अमरीश पुरी, अमिताभ बच्चन जो है अमरीश पुरी के कामों में अड़ंगा डालता है, तो अमरीश पुरी उसको प्लानिंग करता है उसको फंसाने की, और उसको फंसा देता है अपने ही मर्डर केस में। लेकिन अमिताभ बच्चन को सजा हो जाती है कि इसने जो है उसको मार दिया है, सजा हो गई, अमिताभ बच्चन जेल चला जाता है। अब जब वो जेल से बाहर आता है तो वो देखता है कि जिस व्यक्ति की मौत की सजा में उसको सजा दी गई थी वो तो जो है जिंदा है। अब क्योंकि वो जिंदा है तो अमिताभ बच्चन को बहुत गुस्सा आता है और जाके कोर्ट में उसकी हत्या कर देता है। और वहां पे वही जज होता है जिसने उसे उसके मर्डर केस में सजा दी होती है ना। फिर वहां अमिताभ बच्चन एक डायलॉग बोलता है, वो जज कहता है कि गिरफ्तार कर लो, तो वो कहता है कि नहीं, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि मैंने जो क्राइम किया ही नहीं था, इस क्राइम की सजा आप मुझे पहले ही दे चुके हो। और आपके देश का संविधान कहता है कि एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा दोगे। अगर मैंने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की होती तो तुम मुझे सजा दे सकते थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यह आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 है। यह समझाने के लिए मैंने बताया है मूवी। नेक्स्ट आर्टिकल देखना, आर्टिकल है अब आपका बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या लिखेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को आप अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप किसी मुजरिम को प्रेशराइज नहीं कर सकते, दबाव में नहीं ले सकते कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे कोर्ट में। और अगर आप मतलब पुलिस ऐसा कर रही है तो पुलिस आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 का वायलेशन, उल्लंघन कर रही है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कहने का मतलब यह है कि अब आप कहेंगे मैम मूवी में हमने देखा है पुलिस मार के टॉर्चर करके व्यक्ति से स्टेटमेंट ले लेती है, उसको सजा हो जाती है, फांसी हो जाती है, हीरो जेल में चला जाता है। बेटा वो मूवी है। रियल लाइफ में अगर किसी व्यक्ति को प्रेशराइज किया गया और पुलिस ने स्टेटमेंट ले भी लिया, लेकिन अगर कोर्ट ने उससे ये पूछ लिया, लेकिन कोर्ट ने अगर उससे ये पूछ लिया व्यक्ति से कि क्या तुम ये जो बोल रहे हो, जो तुम ये चीज बोल रहे हो, क्या ये सच है, क्या ये तुम्हारे ही बयान है, क्या तुमने ही इसको कबूल किया है, और उस व्यक्ति ने अगर ये बोल दिया, उस व्यक्ति ने अगर ये बोल दिया कि नहीं ये क्राइम मैंने नहीं किया है और मुझसे जबरदस्ती स्टेटमेंट लिया गया है, तो पुलिस पर केस स्टार्ट हो जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को आप प्रेशराइज करके दबाव में लेके यहां पर आप जो है किसी भी तरीके से उसका स्टेटमेंट नहीं ले सकते। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 इस चीज का अधिकार देता है एक मुजरिम को, ठीक है। आगे देखिएगा,
आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये सिंपल कह रहा है कि भैया जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। क्या कह रहा है? राइट टू लाइफ, हमें जीवन जीने का अधिकार है। और यह आर्टिकल कहता है कि एक व्यक्ति के लिए जीवन में जो भी उसको चाहिए जीने के लिए, वो सब उसको मिलना चाहिए। जो भी चीजें उसे चाहिए वो सब आर्टिकल 21 देता है, क्योंकि आपके जीवन का जो अधिकार है, आपकी जो जिंदगी है, वो केवल तब ली जा सकती है जब आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया हो जिसके लिए डेथ ऑफ सेंटेंस, मृत्यु दंड देना जरूरी है। यानी आपके जो प्राण हैं, आपकी जो लाइफ है, वो विधि के तहत ली जा सकती है, कानून के तहत ली जा सकती है, बाकी किसी भी तरीके से नहीं। मैम कल की पीडीएफ नहीं मिली है बेटा, मैं चेक कर लूंगी, नहीं मिली है तो आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं अभी जाके बोल दूंगी यहां पे। ठीक है, आगे देखिए पीडीएफ के बारे में और भी बातें हम कर लेंगे। तो 21 ये क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको भी लिख लेना इंग्लिश में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कि भैया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है उसकी फ्रीडम इसमें दी गई है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? मैम हमें जीवन जीने के लिए शुद्ध वातावरण, यानी कि क्लीन एनवायरनमेंट, ये हमें मिलना चाहिए। तो सरकार इसके लिए पॉलिसीज बना रही है और एनवायरनमेंट में होने वाले पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं कि मुझे शुद्ध पानी चाहिए, यानी कि प्योर वाटर, तो वो भी सरकार आपको दे रही है, प्योर वाटर। आप कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? निशुल्क खाद्य सामग्री, निशुल्क खाद्य सामग्री चाहिए। आप कह रहे हैं मुझे चाहिए फ्री फूड आइटम्स, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं कुछ, ठीक है, सामग्री। तो फ्री फूड आइटम्स आपको मिल रहे हैं। सरकार आपको राशन कार्ड बनाकर राशन देती है जो कि फ्री में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? निशुल्क चिकित्सा मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे हेल्थ सही रखनी है अपनी। निशुल्क चिकित्सा सहायता, तो फ्री मेडिकल हेल्प, फ्री मेडिकल हेल्प सरकार दे रही है। आपके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना दिए हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा जीवन तभी अच्छे से जी सकता हूं जब मुझे मिले विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू गो अब्रॉड, ठीक है, राइट टू गो अब्रॉड लिखना है। इसके आगे मेनका गांधी, मेनका गांधी वर्सेस, या हिंदी में लिखेंगे बनाम भारत संघ, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। और ये केस है 1978 का। मैम आपने ये क्यों लिखा? क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि विदेश घूमने का अधिकार किस केस में मिला। तो विदेश घूमने का अधिकार बेटा मेनका गांधी वाले केस में मिला, और ये केस कहां गया था? सुप्रीम कोर्ट में। तो कहानी सुन लो एक,
मेनका गांधी जी को विदेश जाना था घूमने। अब ये विदेश जा रही हैं तो जो आपकी जो मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने इनका पासपोर्ट सीज कर लिया, जब्त कर लिया। इन्होंने बोला कि भाई ये बताओ कि आप मुझे विदेश जाने से क्यों रोक रहे हैं, आपने मेरा पासपोर्ट क्यों ले लिया। इनकी बात को नहीं सुना गया, इन्हें बहुत गुस्सा आया और इन्होंने सरकार के खिलाफ केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और किस पे? कि विदेश जाना मेरा अधिकार है और ये लोग मुझे रोक रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यस, अगर व्यक्ति को यह लगता है कि उसके जीवन के लिए उसका बाहर घूमना जरूरी है तो उसको दिया जाएगा। तो इस तरीके से यह मिला यहां पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में आपका एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21 का ए, इसको एड ऑन कर दिया, इसको जोड़ा गया और जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि जीवन जीने के लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है बेटा, आर्टिकल 21 के में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है मैम इसमें। और ये जो शिक्षा का अधिकार है ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा लिखूंगा या पढ़ूंगी लिखूंगी तभी तो कुछ रोजगार करूंगी या करूंगा। तो इसने कहा शिक्षा का अधिकार भी चाहिए, तो सरकार ने कहा ठीक है शिक्षा का अधिकार भी लो। और इसमें क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको कह दिया कि उनको हम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या देंगे, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये देंगे हम। किसमें? 21 के ए में, कि जो भी चीजें तुम्हें चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। एक बच्चा कह रहा है निजता का अधिकार, बिल्कुल इसी में आएगा। निजता का अधिकार लिखो, आर्टिकल 21 में आएगा। राइट टू प्राइवेसी इसी में शामिल किया गया है कि किसी की निजी जिंदगी में अगर आप झांक रहे हो, उसकी प्राइवेसी को खत्म कर रहे हो, इसका मतलब आप उसके आर्टिकल 21 का हनन कर रहे हो। फिर आप कहते हैं जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, आप अपने जीवन साथी को खुद से चुन सकते हो, यह आपका अधिकार होता है, जिसको आप कहते हो प्रेम विवाह। लव मैरिज किसमें? आर्टिकल 21 में आएगी, ठीक है। विदेश जाने का अधिकार बेटा मेनका गांधी के केस में जोड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये 21 में ही आएगा, इसके लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, आर्टिकल 21 हो गया, अब आर्टिकल 22। विशाल कह रहे हैं आपकी स्पीच जैसी लगती है, क्लास स्पीच लगती है आपकी बातें। बेटा स्पीच नहीं है, स्पीच आपको इसलिए लगती है क्योंकि ये पॉलिटी है ना। तो पॉलिटी जो है आप मैम पीसीएस लेवल तक का आप पढ़ा रही, पीसीएस लेवल तो बेटा बहुत बड़ा होता है मिथ, उसमें सारे केसेस पढ़ने पड़ते हैं, सब स्टडी करनी पड़ती है। पीसीएस लेवल कैसे पढ़ा दूंगी बच्चा? पीसीएस लेवल जिस दिन आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, उस दिन फिर फंडामेंटल राइट्स के लिए 10 क्लास लगेंगी। पीसीएस लेवल नहीं है, ये बहुत डाउन लेवल है,
आर्टिकल तो पढ़ने पड़ेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। और अब हर एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, आप ये मत समझना कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, ठीक है। डबल मतलब ऐसा मत समझो, हर क्वेश्चन का लेवल जो एग्जाम का लेवल है वो बढ़ रहा है बच्चों। अगर मैं एकदम ऊपर से पढ़ा दूंगी और क्वेश्चन डीप से आ गया तब भी तुम मुझे ब्लेम करोगे, ठीक है। आगे देखा, एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, परेशान मत हो। फिर है आपका आर्टिकल 22। अब हम बात करेंगे गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब यहां पे आएगा कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपको क्या क्या अधिकार होते हैं, ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट arrest and detention in certain cases, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इच्छा मृत्यु भी समझा दीजिए। अब खुद पीसेस लेवल में घुसते हो तुम कि मैम इच्छा मृत्यु समझा दीजिए, गुड्डू राज कह रहे हैं। इच्छा मृत्यु भी बेटा आर्टिकल 21 में ही शामिल होती है, ठीक है। इच्छा मृत्यु लिख सकते हो आप, इसी में है। इच्छा मृत्यु इसी में शामिल होगी बेटा। और इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया था अरुणा सांगवाल के केस में। अरुणा सांगवाल नाम की एक आपकी जो है नर्स थी, वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी और उस हॉस्पिटल में ही काम करने वाले एक व्यक्ति जो एक कंपाउंडर की पद पे था, उसने उनके साथ मिसबिहेव किया। उन्होंने उसके साथ मिसबिहेव किया और जिसकी वजह से उन्होंने गले में एक चेन पहनी हुई थी, उस चेन से उनके गले में मतलब खिंचाव हुआ। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने जो है वो अरुणा सांगवाल जो है उनके माइंड पे अटैक हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। या हम यूं कह सकते हैं कि वो आपकी जैसे कह सकते हैं कि बोलना या फिर किसी को देखना, मतलब एक तरीके से कोमा में जब व्यक्ति चला जाता है उस तरीके की सिचुएशन उनकी हो गई। फिर उन्हीं के साथ में उनकी सहकर्मी यानी कि एक नर्स थी जो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गई कि व्यक्ति के जो जीने की मतलब अरुणा सांगवाल की जो जीने की इच्छा है वो खत्म हो चुकी है। अरुणा सांगवाल की वो जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, वो जीना ही नहीं चाहती। वो इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सपोर्ट सिस्टम से चल रही हैं। तो फिर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने दर्द से इतना परेशान है कि वो उसे झेल नहीं पा रहा या उसके जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक मेडिकल टीम ऑर्गेनाइज की जाएगी, उसका गठन किया जाएगा। और उसके बाद वो मेडिकल टीम एनालिसिस करके ये बताएगी कि इस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति इस कंडीशन में नहीं है कि वो उस दर्द को झेल सके या उसके जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है और वो केवल और केवल मेडिकल सपोर्ट सिस्टम से ही काम चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। तो अरुणा सांगवाल के केस से आर्टिकल 20 में इच्छा मृत्यु को शामिल किया गया। यह आपकी पूरी कहानी थी, ठीक है। अरुणा सांगवाल केस है बेटा, प्रशांत कुमार। आगे देखो, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसमें क्या है क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, कैसे पूछेंगे, परेशान मत हो। आर्टिकल 22 में, यह आर्टिकल 22 आपको तब अधिकार की बात कर रहा है जब जब आपको पुलिस गिरफ्तार करने आए तो आपके पास क्या अधिकार होते हैं।
तो पहला अधिकार होता है कि जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं गिरफ्तारी का कारण। गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं, रीजन ऑफ अरेस्ट। आपको पूरा अधिकार है कि आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आपको वो किस केस में अरेस्ट करने आई है। ध्यान रखना, व्यावहारिक और किताबी बातें दोनों में अंतर होता है। ठीक है, नहीं बेटा गलत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इतने दर्द में है कि वो उस दर्द को झेल नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, गिरफ्तारी का कारण, रीजन ऑफ अरेस्ट। दूसरा, फिर आप क्या कर सकते हैं, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल ले जाती है, मतलब अपने अरेस्ट करके ले जाती है, तो उसके बाद आपका दूसरा अधिकार होता है कि अपनी मनपसंद के अधिवक्ता या वकील, और इंग्लिश में बोलेंगे एडवोकेट, अपनी मनपसंद के अधिवक्ता से परामर्श यानी कि कंसल्ट, परामर्श कर सकते हैं। आप उससे परामर्श कर सकते हैं और अपने बचाव के लिए कह सकते हैं, यह भी आपके पास अधिकार होता है कि आप अपने एडवोकेट से अपना केस कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस का एडवोकेट होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के समक्ष यानी कि फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट के समक्ष, फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, यह आपको ध्यान रखना है कि विद इन 24 आवर्स उस व्यक्ति को आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। पुलिस को यह करना ही पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। चौथा है, मजिस्ट्रेट की परमिशन के या मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। ये आपके अधिकार हैं और ये आपको अब पता है। अगर आप कहें कि मैम कोई पुलिस वाला ऐसा है जिसने अरेस्ट किया लेकिन 24 घंटे के अंदर उसने पेश नहीं किया, तो क्या होगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस एक रिट होती है जो कोर्ट जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट।
और वो उस व्यक्ति को ऑर्डर देगा उस रिट के द्वारा कि व्यक्ति को मेरे सामने लेकर आओ। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक मूवी आई थी अभी, जय भीम मूवी, जो हैबियस कॉर्पस रिट से ही शुरू हुई थी, जिसमें व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन व्यक्ति को पुलिस के सामने, जो पुलिस है कोर्ट के सामने नहीं लेके जाती या मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जाती, और पुलिस के निगरानी में ही उस व्यक्ति की इतना टॉर्चर करती है, पुलिस की मृत्यु हो जाती है और फिर उसकी वाइफ केस करती है। फिर वहां से हैबियस कॉर्पस रिट जारी होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को हमारे सामने लेकर आओ। तो ये होता है आपका आर्टिकल 22, ये आपके अधिकार हैं। अब हम बात करेंगे आगे कल शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक अधिकार और आपके रिटों की। तो कल हम फंडामेंटल राइट्स को खत्म करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। बाय बाय।